हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है तो फटाक से कमेंट बॉक्स पे जय हिंद लिखिए फटाफट। वेरी गुड। युवराज, निशा, दीपेंद्र, क्या बात है। मेघा, रविंद्र, गीता, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मॉर्निंग में सब लोग आ चुके हैं। दैट मीन्स कि सबने डिसीजन ले लिया है कि अब भरी ठंड हो या कुछ भी हो, सुबह उठ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। वेरी गुड, कम ऑन, कमेंट करिए। वीडियो ऑन हो गया है, वीडियो ऑन हो गया है। रविंद्र, अपनी एप्लीकेशन टोटल क्लोज करके फिर से शुरू कर दो। आई थिंक सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, करेक्ट? ऑल गुड। सो कैन वी स्टार्ट? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्क्रीन में जो है वो दिख रहा होगा कि 1 जनवरी 2024 यानी कि फर्स्ट डे 2024 के पहले दिन से हम जो है वो शुरू कर रहे हैं। 15 दिन की एक क्लास, शाम में 7 बजे से क्लास शुरू होगी और 15 दिन में ये मोटी किताब 500 पेजेस की BL ग्रोवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, वो आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। और जिन जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन GS के बैच में, उनको ये अलग से सेशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जिन भी स्टूडेंट को ये सेशन चाहिए तो आप एनरोल जो है वो कर सकते हैं, ओनली 49। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो ये करंट अफेयर्स का सेशन है जिसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के थ्रू पूरी पूरी आपकी न्यूज एनालिसिस कंडक्ट करवाई जाती है, जिससे कि आपकी एक मेंस की अंडरस्टैंडिंग हो। प्लस आखिरी में एक MCQ आपको दिया जाता है हर एक टॉपिक के बाद, जिससे कि प्रीलिम्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी काफी अच्छी हो। और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 15 दिसंबर 2023 के इस करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, इस तरीके के फॉर्मेट में ये करंट अफेयर्स होते हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, और आप जानते हैं कि आज की डेट में सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। सो ये टॉपिक आप लोग, यानी कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है। बाकी आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। बाद में मैं लास्ट में इस कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत बेहतरीन कोर्स है ये। तो आज कौन से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो टेलीकॉम बिल 2023, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, इस टॉपिक को। यूनाइटेड किंगडम ने बैन कर दी एडवर्टीजमेंट्स काफी सारी एयरलाइंस के। और ये 3 एयरलाइंस जो आपको दिखाई दे रही है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्यों बैन किया है एडवर्टीजमेंट्स को, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें एक टर्म आता है ग्रीन वॉशिंग का, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपको पता है आज की डेट में हमारी कंट्री में जितनी भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनके सभी के सभी के ऊपर जो है बोरोइंग्स है, उन्होंने कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा है। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो पॉलिटी का भी ये टॉपिक है GS पेपर 2 का, और इकोनॉमिक्स का GS पेपर 3 का भी ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कवर करेंगे। फिर एक होता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ये एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो GS पेपर 3 के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जनरल स्टडीज के अंदर, वो मैक्सिमम करंट अफेयर से बनते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, बेसिक्स, और बजट पढ़ना है। और ये आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, ये पढ़ना है। और इंडिया ईयर बुक को मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। बाकी करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का पूरा पार्ट फिनिश। सिर्फ इतनी चीज कर लो इकोनॉमिक्स में। अब देखिए, टच स्क्रीन दो प्रकार की होती है, एक रेजिस्टिव होती है और एक कैपेसिटिव। तो इसके बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंस एंड टेक में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्रीलिम्स में बेसिकली, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब एंटी कोल्ड फिक्स ड्रग के कॉम्बिनेशन को बैन किया हुआ है छोटे बच्चों के लिए, 4 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। फिर एक टेम्पो सैटेलाइट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये टेम्पो सैटेलाइट किसकी है? तो नासा की, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सैटेलाइट की डिटेल्स हम लोग देखेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में लिखकर अभी के अभी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछे जाते हैं। फिर एक है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। तो ये ऑपरेशन हम लोग को काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। अभी कल परसों में ही हमने जो है वो एक न्यूज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो है वो बात करी थी कि हम लोग को एक ग्रुप देखने को मिलता है हमास, जिसने हाउती 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 ग्रुप देखने को मिलता है, जिसने बेसिकली अभी कब्जा कर लिया है रेड सी के ऊपर। वहां पर काफी सारी जो शिप्स जो जा रही है, मर्चेंट की शिप, यानी कि जो सामान लेकर जो शिप जाती है ना, तो उनके ऊपर उसने वो उनको रोक रहा है, कब्जा कर रहा है, लूट रहा है। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिल रही है। तो उन लोगों को रोकने के लिए, यानी कि उन मिलिटेंट्स को रोकने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है यूएसए ने और यूके मिलकर। यूएसए और यूके दोनों मिलकर जो है ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे। फिर एक गैलीफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो भूटान का है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये, राइट? तो ये सब पूरे टॉपिक्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो फटाफट ओके लिख दो कमेंट बॉक्स पर अगर सब कुछ क्लियर है। तो आवाज आवाज ये वो जो भी सब क्लियर है तो ओके लिख दो।
हम करेंगे स्टार्ट। सर अभी भी ऑफ है। नहीं रविंद्र, दिखाई दे रही है रविंद्र, बंद करके चालू करो पूरा कंप्लीट। शिवम ने भी सेशन ज्वाइन कर लिया, थोड़ा सा लेट किया है। स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था शिवम दिखा नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑलराइट रविंद्र, बंद करके पूरा चालू कर लो, चालू हो जाएगा। चलिए लेट स्टार्ट। टेलीकॉम बिल 2023 ये हमारा टॉपिक है। देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये फलाना जो बिल है, ये कानून जो बनाया जा रहा है, ये किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है? ये टेलीकॉम सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। नाम से हमारा टेलीकॉम सेक्टर, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर। देखो हाँ, जब भी कोई नया कानून लाया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है। मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया हुआ है, तो उसमें हमने क्या चीज समझी है कि कोई नया कानून इसलिए बनाया जाता है क्योंकि शायद पुराने कानून जो है वो आउटडेट हो चुके हैं, तो उनको हटाने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए। तो यस, टेलीकॉम बिल 2023 इसलिए लाया गया क्योंकि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 138 साल पुराना, 138 ईयर्स पुराना जो कानून था वो आउटडेट हो चुका है। अब नया कानून जो है वो टेलीकॉम बिल 2023 के थ्रू हम लोग को देखने को मिल रहा है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, अब देखो टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले भाई हम लोग को ये सब वॉइस ओवर आईपी, वीओआईपी नहीं देखने को मिलते थे। आजकल वीओआईपी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। आप जो है वो कॉलिंग्स करते हो, इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग्स कर पा रहे हो, वो होता है वीओआईपी, वॉइस ओवर आईपी, राइट। तो ऐसी चीजें जो हम लोग को देखने को मिल रही है, टेक्नोलॉजी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, फास्ट होती जा रही है। तो इसको बेसिकली डील करने के लिए कानून की आवश्यकता है, बिकॉज बिना कानून के जो है वो आप किसी भी चीज को रेगुलेट नहीं कर सकते, राइट। और कानून होना बहुत जरूरी है। कानून नहीं होगा तो क्या होगा? क्रिमिनल्स क्राइम करके जो है बच जाएगा। अल्टीमेटली हम लोग को ये देखने को मिलता है ना भाई, जुडिशरी के अंदर कानून अंधा है क्यों बोलते हैं? द रीजन बीइंग इज कि जज जो है वो किस आधार पर किसी व्यक्ति को जो है वो न्याय देते हैं या दंड देते हैं, किस आधार पर किसी व्यक्ति को जो है वो जस्टिस मिलता है या उसको पनिशमेंट मिलती है? कानून के आधार पर। अब आप सोचिए अगर कानून नहीं होगा तो काफी सारे क्रिमिनल्स भाग नहीं आएंगे। और ये आप बहुत ध्यान सुनिएगा इस बात को, काफी सारे हमारी कंट्री के अंदर ऐसे कानून है जिसमें इतने सारे लूप होल्स हैं जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, और इसी लूप होल का फायदा उठाकर जो लॉयर्स वगैरह हैं वो क्रिमिनल्स को बचा लेते हैं। काफी सारे क्रिमिनल्स बच जाते हैं। मर्डर करने के बाद भी एक व्यक्ति, रेप करने के बाद भी एक व्यक्ति जो है वो बाहर घूम रहा होता है। सोचिए आप, ऐसी स्थिति हम लोग को जो है वो कई बार देखने को मिल जाती है बिकॉज ऑफ लूप होल्स। तो इन्हीं सब आउटडेटेड चीजों को जो है वो ठीक करने के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि लूप होल्स को जो है वो हटाया जाए और अपडेटेड चीज जो है वो कानून के अंदर डाली जाए। तो इस प्रकार से आगे हमारा ये टेलीकॉम बिल 2023, यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ये बिल के अंदर लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम असाइन किया जाएगा ऑक्शनिंग के थ्रू। ऑक्शनिंग पता है, बोली लगती है, नीलामी होती है, राइट। ये चीज आपको पता होगी। और स्पेक्ट्रम क्या होता है ये? तो देखो, जितने भी ये कम्युनिकेशन जो होते हैं, राइट, ये किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रेडियो की बात करते हैं अपन, राइट। रेडियो में भाई आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लगाते हो तभी तो वो रेडियो कैच करता है। सेम विद द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, ये शायद आपने सुना होगा, राइट। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करती है कंपनीज को। कंपनीज ये स्पेक्ट्रम परचेज करती है और इन्हीं स्पेक्ट्रम के आधार पर, राइट, वो अपने बिजनेस को जो है वो चलाती हैं। अब देखो पूरा इंडिया है, पूरे इंडिया में स्पेक्ट्रम का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास क्यों है? द रीजन बीइंग इज गाइस, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम ही एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर कम्युनिकेशन चल रहा है। और अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी को पूरी तरह से जो है वो कम्युनिकेशन उनको हैंड ओवर कर देंगे तो हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। भाई ऑफिसर जो है, आपको पता होगा कि ऑफिसर जो है वो दो लोगों के बीच के कम्युनिकेशन आपस में सुन भी सकते हैं राइट। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दैट। और क्योंकि आप आगे चल के जब ऑफिसर बनोगे तो आपके पास भी ये मतलब होंगी काफी सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी कि आप किसी की कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक करके सुन सकते हो कि वो सामने वाले क्या बात कर रहे हैं। वो फैमिली मैन मूवी देखी हुई है आपने? तो ऐसी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के पास रहती है, राइट। और वो पॉसिबल कैसे हो पाता है? क्योंकि वो ब्रीच कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को, यानी कि इस स्पेक्ट्रम की जो एंड टू एंड लिंक होती है ना उसको ब्रेक करके अंदर घुस सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे व्हाट्सएप अपन जो है वो बातचीत करते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसमें लिखा रहता है ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन, राइट। तो व्हाट्सएप पे लिखा रहता है कि नहीं भाई आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल वो है, सिक्योर्ड है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन सिक्योर्ड, दैट मीन्स कि दो लोगों के बीच में, लोगों की बात कर रहा हूं मैं,
पर्सनल लोग के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरा हैकर ब्रीच नहीं कर सकता, बट इफ गवर्नमेंट वांट्स वो ब्रीच कर सकती है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जरूरी भी है। इसको कभी देखो, आप आगे चल के ऑफिसर बनोगे, आप प्लानिंग कर रहे हो ऑफिसर बनने की, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। इसको आप ये मत बोलना कि ये पब्लिक की प्रिवेसी के ऊपर खतरा है, आर्टिकल 21 का ब्रीच है, वॉयलेशन है, उल्लंघन है, राइट। ये बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आप आने वाले समय के ऑफिसर हो। अगर ऑफिसर के पास ये पावर नहीं होगी भाई ब्रीच करने की, मतलब इसको मैं ब्रीच भी नहीं बोलूंगा, इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कानून को तोड़ रहे हो या किसी प्रकार के किसी की प्रिवेसी का जो है वो उल्लंघन कर रहे हो। मैं ये बोलूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मॉनिटर कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में रहे तो अच्छा है। बट अगर इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नहीं है तो हाँ, इसको आप उल्लंघन बोल सकते हो कि क्योंकि लोग इसका कई बार गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इवन जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, पावर जब हाथ में आती है तो पावर का लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, उनमें से एक ये चीज है। तो यहां तक पूरी पिक्चर है, क्लियर हो रही है आपको, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है कि स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है। स्पेक्ट्रम बेसिकली प्राइवेट कंपनीज को ऑफर करती है हमारी सरकार, राइट। और सरकार जो है वो ऑफर करती है, और उसके बाद इसी स्पेक्ट्रम पर ये 4G 5G टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है, चलती है। क्लियर? ये तरंगे हैं एक प्रकार की, बस ये चीज सोच के रखिए, ये तरंगे हैं जिस पर सैटेलाइट जो है वो ऑपरेट करती है, काम करती है। अब आगे की जो है वो चर्चा करें, तो इन्होंने बोला हुआ है कि स्पेक्ट्रम जो असाइन किए जाएंगे कंपनीज को, वो नीलामी के थ्रू किए जाएंगे। बट हाँ, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ कई बार जो है वो स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रीअसाइन कर सकती है फ्रीक्वेंसी की रेंजेस, मतलब वो फिर से बता सकती है कि भाई क्या होनी चाहिए सिक्योरिटी फ्रीक्वेंसी की रेंज, यानी कि किस कंपनी के पास जो है वो कितना कवरेज होना चाहिए। जैसे अपन देखते हैं ना कि मोबाइल फोन में टावर नेटवर्क, ये पूरी चीज गवर्नमेंट जो है वो एलोकेट करती है प्राइवेट कंपनीज को, यही चीज होती है स्पेक्ट्रम, राइट। तो आगे की चर्चा करते हैं। अब देखो, टेलीकॉम बिल 2023 के अंदर साइबर सिक्योरिटी भी ध्यान में रखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रूल्स बना सकती है, ये चीज टेलीकॉम बिल के अंदर शामिल कर दी इन्होंने, क्योंकि आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट भी हम लोग को काफी ज्यादा, खतरा भी हम लोग को काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। अब एक चीज ध्यान में रखिए, हमें देखो आगे रिसर्च भी करनी है, टेलीकॉम सेक्टर पर R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, राइट, अनुसंधान और विकास करना है। तो उसके लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। तो इनके पास एक फंड हुआ करता था जिसका नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। मतलब ये मान के चलो एक ऐसी निधि है, एक ऐसा फंड है जहां पर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं टेलीकॉम सेक्टर के R&D के लिए। इसका नाम इन्होंने इस बिल के अंदर चेंज कर दिया, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम अब है डिजिटल भारत निधि। क्या है? रिपीट करो मेरे साथ, बोलो। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम क्या है नया? डिजिटल भारत निधि। तो याद रखना, डिजिटल भारत निधि जो है वो एक ऐसा फंड है जिसमें टेलीकॉम सेक्टर के R&D के लिए, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे डाले जाते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई सभी को? इस बिल के अंदर OTT सर्विस, जैसे OTT की सर्विस कौन सी सर्विस होती है? हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजॉन देखते हैं, ये सब चीजें होती है ना आजकल OTT। अब आपको पता है इसके अंदर भी कई बार वल्गर कंटेंट होता है, और कई बार का 90% मैंने देखा हुआ है कि OTTs के अंदर बिना गाली के तो मजा आता ही नहीं है इन लोगों को, क्रिएटर्स को, राइट। तो ये सिक्योर प्लेटफॉर्म उसको बोल देते हैं कि भाई गाली गलौज करके, क्योंकि पब्लिक को यही सुनना है, राइट। पब्लिक को मजा उसी में आता है जब 4-5 गाली सुने वो, तब उसको अच्छा लगता है, एकदम अंदर से बिल्कुल डोपामीन उसके रिलीज होता है। तो OTT में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो शायद किसी रिलीजन को, किसी कम्युनिटी को, किसी इंडिविजुअल को जो है वो हर्ट कर जाए, तो एटलीस्ट वो कंप्लेन कर सके। तो उसके लिए OTT सर्विस के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने जो है वो डिजिटल इंडिया एक्ट के थ्रू कानून लेकर आई है। इसलिए टेलीकॉम बिल 2023 के अंदर OTT नहीं है। याद रखना, OTT का रूल्स रेगुलेशन के लिए दूसरा कानून है जो कि है डिजिटल इंडिया एक्ट। टेलीकॉम का अलग है, OTT का अलग है, इसको मिक्स मत करना, क्योंकि ऐसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकता है कि टेलीकॉम बिल 2023 जो अभी रिसेंटली लाया गया उसमें OTT से रिलेटेड भी रेगुलेशन है, तो वो स्टेटमेंट होगा गलत। बात समझ में आ रही है सभी के? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं सबको सब चीज क्लियर है। सबको सब चीज क्लियर है तो ओके लिख दीजिए, फटाक से चैट बॉक्स पे लिख दो ओके, और इस क्वेश्चन का फटाक से आंसर दो, फटाफट, कम ऑन। मुझे सभी के आंसर चाहिए। बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। निशा, दीपेंद्र, शिवम, वेरी गुड।
अब आपको देखो फोटो में लुफ्थांसा, मैं शायद अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, इतिहाद ये नाम आपने सुना ही होगा, और एयर फ्रांस, ये तीन एयरलाइंस जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके एडवर्टीजमेंट पर बैन लगा दिया यूके ने। यूनाइटेड किंगडम ने बोला कि भाई इन तीन एयरलाइंस का एडवर्टीजमेंट कहीं नहीं किया जाए, हम प्रमोट नहीं करेंगे इन तीन एयरलाइंस को। इन्होंने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये तीन एयरलाइंस जो है वो ग्रीन वॉशिंग में इन्वॉल्व है, इनके ऊपर ग्रीन वॉशिंग का आरोप है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है? कुछ हरी चीज को धो 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 डालना नहीं। अब देखिए, कई बार ये ग्रीन वॉशिंग शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है, ये टर्म देखो, टर्म और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और ग्रीन वॉशिंग एक ऐसा टर्म है जो आपकी जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट। अब देखो, ग्रीन वॉशिंग जो है, कंपनी जो है वो जनरली क्या करती हैं, कंपनी शो करती हैं कि वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा कर रही हैं, राइट, एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट को डैमेज नहीं हो रहा है उनकी कंपनीज के कारण। ये कई बार कस्टमर से, क्लाइंट से जो है वो छुपाती हैं, हो रहा होता है डैमेज, और ये शो करती हैं कि नहीं हो रहा है, राइट। तो जब ऐसी एक्टिविटी में अगर कोई कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है, कोई भी कंपनी जो है वो अगर ये मान के चलिए कि क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रही है और उससे रिलेटेड पब्लिक डोमेन में डिटेल्स नहीं डाल रही है कि उन कंपनीज के कारण एनवायरमेंट को कितना डैमेज हो रहा है, तो कई बार ऐसी कंपनीज जो है जो ये एक्टिविटी कर रही है, छुपाने वाली एक्टिविटी कर रही है, उसको हम लोग ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है? कि मिसलीड करना कंज्यूमर्स को, यानी कि अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को मिसलीड करना, राइट, कि एयर ट्रैवल का इंपैक्ट एनवायरमेंट में किस प्रकार से पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है भाई, एविएशन फ्यूल जो हम लोग को देखने को मिलता है, जब वो भी बर्न होता है, वो भी जलता है, तो एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है, राइट। तो इन्होंने बोला कि ये जो एविएशन इंडस्ट्री जो है वो ह्यूमन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का लगभग 2.5% है, 2.5% एविएशन इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पे। और आपको पता है CO2 जो एमिशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उत्सर्जन जो हम लोग को CO2 का देखने को मिल रहा है, उसके कारण ये पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा कारण हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन देखने को मिल रहा है। और एविएशन इंडस्ट्री जो है वो 2.5% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट करती है, राइट, यानी कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का। तो काफी सारी जो ये कंपनीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वो ये क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करती नहीं है, या फॉल्स दावा करती हैं कि हम क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में ऐसा नहीं करती। तो इस प्रकार की चीजें जब आ जाती हैं मेन स्ट्रीम में सबके सामने, स्पेशली गवर्नमेंट अथॉरिटीज के सामने, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज उस कंपनी को जो है वो आरोप लगा सकती है उस कंपनी के ऊपर कि आप ग्रीन वॉशिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो इस टॉपिक के अंदर आपको ये एयरलाइंस के नाम वगैरह याद नहीं रखना कि यूके ने क्यों, मतलब कौन सी एयरलाइंस को बैन किया हुआ है। आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि यूके ने एयरलाइंस को क्यों बैन किया, तो उसका आंसर क्या है? ग्रीन वॉशिंग के लिए। और ग्रीन वॉशिंग क्या है, तो आई थिंक वो आपको समझ में आ गया है। और यूएनआईपीसीसी ने ये चीज जो है बोली हुई है कि एविएशन इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 2050 में 2.5%, अभी 2.5% है ना, मैंने भी आपको बताया कि एविएशन इंडस्ट्री को कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का 2.5% कंट्रीब्यूट करती है, तो 2050 तक ये 5% हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन किया है यूएनआईपीसीसी ने, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। और यूके बोल रहा है भाई कि भाई आप ट्रांसपेरेंसी रखो, आप पब्लिक डोमेन में डालो, पब्लिक को बताओ कि आपकी इंडस्ट्री के कारण, एयर ट्रेवल के कारण जो है वो किस प्रकार से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कंपनीज वगैरह को जो है वो अवेयर करने की, कि भाई कंपनीज जो है वो अवेयर रहे कि नहीं, कभी भी सरकार जो है वो, आप अगर एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हो तो सरकार कभी भी जो है आपके ऊपर रोक टोक जो है वो लगा सकती है, फाइन इंपोज कर सकती है। तो इसलिए आपको, अगर आप एनवायरमेंट डैमेज कर रहे हो, तो आपको पब्लिक डोमेन में मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री के कारण, आपकी एयरलाइंस के कारण जो है एनवायरमेंट को इस प्रकार से नुकसान हो रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कई बार कंपनीज जो है वो, कंट्रीज जो है, कंट्रीज कई बार रूल्स रेगुलेशन इंपोज करती है कि कोई भी अगर इंडस्ट्री एनवायरमेंट को पल्यूट कर रही है, तो उसके एवज में उसको कुछ ना कुछ जो है वो अलग से करना पड़ेगा। जैसे आपने जो है वो नाम सुना होगा, एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है CSR। किस किसने CSR का नाम सुना है? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनीज को जो है वो सोसाइटी के लिए कुछ करना है। अगर वो कंपनी डैमेज कर रही है एनवायरमेंट को, या कई बार डैमेज नहीं भी कर रही है तो भी, जैसे 500 करोड़ का टर्नओवर जिन कंपनीज वगैरह का होता है या उससे ज्यादा का होता है, तो अभी उनके लिए वॉलंटरी की वो CSR एक्टिविटी करें इंडिया के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे ही कंपनीज को जो है वो रेगुलेट किया जाता है इस तरीके से। आई होप कि ये वाली चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो फटाक से इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर, मुझे फटाक से लिखकर बताएं।
जल्दी से, कम ऑन। और आई थिंक कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ है। टॉपिक क्लियर है तो ओके लिख दीजिएगा। आ गया है आंसर सी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दीपेंद्र ने करेक्ट आंसर दिया दिया है। जलवायु अनुकूल प्रथाओं की गलत धारणा बनाना, इसका मतलब होता है ग्रीन वॉशिंग, क्रिएटिंग अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। वेरी गुड निशा। चलो कमान, और दूसरे स्टूडेंट्स भी फटाफट ओके तो लिख दो। मुझे पता तो रहा है कि सब कुछ क्लियर है, आवाज आ रही है। थोड़ा सा अपने हाथ को कष्ट दो, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए तो उसके बाद ओके लिख दिया करो। थोड़ा सा अपने हाथ को कष्ट देना भी जरूरी है एकदम। मैंने ये जरूर बोला है आप लोगों से कि सुबह सुबह उठो और बिल्कुल बेड से उठो भी मत और मोबाइल निकाल लो और बस सुबह 6 बजे की क्लास अटेंड कर लो। मुझे पता है कि अभी ठंड है, एकदम से रजाई से बाहर निकलने में आपकी हालत हो रही होगी खराब। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं होनी चाहिए हालत खराब। बस निकलो सुबह 5:30 बजे, ठंडा पानी बिल्कुल लगाओ और ऊपर डाल के नहा लो। अब ये बोलोगे यार सर ये ज्यादा हो गया है, ये ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, ठंडे ठंडे पानी से नहाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पता लगे सीरियसली मुझे फॉलो कर लो कि ठंडे पानी से नहाना है, पता लगे बीमार पड़ जाओ, बुखार आ जाए और 4 दिन तक पढ़ाई बंद। तो ऐसा काम भी नहीं करना है हमें। तो एक बात आप सभी लोग को आई थिंक पता है कि इंडिया के अंदर जो हम लोग को राज्य देखने को मिल रहा है, स्टेट्स देखने को मिल रहा है, उनके ऊपर कर्जा है। सभी स्टेट्स के ऊपर, सभी राज्यों के ऊपर कर्जा है। राइट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी कर्जा है। बट हम अभी बात करें इंटरनली। तो राज्यों ने कर्जा किससे लिया? राज्यों ने कर्जा लिया स्टेट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। राइट। अब एक चीज मैंने आपको पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, आपको शायद याद हो, जो पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं, कि जो भी स्टेट जो कर्जा ले लेती है, उसके बाद अगर उसको कहीं और से कर्जा चाहिए तो कर्जा लेने से पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। राइट, ये याद आ रहा है किसी को? हमने पॉलिटी में पढ़ा था, पॉलिटी की हमारी क्लास में। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को जो है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान सुनिएगा आप लोग। इंडिया के अंदर जो राज्य हम लोग को देखने को मिलते हैं, स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है कि लगभग 2.04 लाख करोड़ एडिशनल बोरिंग जो है वो ले सकते हैं लिमिट के ऊपर। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये लिमिट क्या है? भाई कर्जा लेने की भी एक लिमिट होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ा कि लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ और साला भर ही ना पाओ। 5 साल बाद दूसरी सरकार आए तो वो जाने, उससे पहले वाली सरकार ने आके तो आतंक मचा दिया। तो ऐसा नहीं करना है ना। मेन चीज जो है वो क्या होती है, इनके ऊपर लिमिट होती है। अब जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये लिमिट ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं, आपको दो ही चीज बस ध्यान में रखनी है छोटी सी। कि पहली चीज तो 15th फाइनेंस कमीशन। भाई 15th फाइनेंस कमीशन जो हम लोग को देखने को मिला था, 15वां वित्त आयोग। तो वित्त आयोग ने जो है वो रिकमेंड किया कि 2024 के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, क्या, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो स्टेट ग्रॉस स्टेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको पता है, हल्का फुल्का इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, हम सब जनरल स्टडीज की क्लास में कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। मैं अभी आपको एक आइडिया देता हूं, एक स्टेट के अंदर कितना पैसा जनरेट हो रहा है, राइट, कितनी इनकम है, राइट, यानी कि टोटल, यानी कि ट्रेड इनकम जो भी उसने जनरेट जो है वो किया, रेवेन्यू जनरेट किया है, तो उसके टोटल ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% वो लोन ले सकते हैं मैक्सिमम। कि जितना उस स्टेट का जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट, स्टेट का, उसका 3% ये लोन ले सकते हैं, 3% मैक्सिमम। प्लस 0.5% इसके ऊपर लोन लिया जा सकता है पावर सेक्टर के रिफॉर्म के लिए। बात समझ में आ रही है? बिजली क्षेत्र में रिफॉर्म करने के लिए, बिजली क्षेत्र को सुधारने के लिए एक्स्ट्रा 0.5% लिया जा सकता है। और मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है? 3% अपने जीएसटी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसके ऊपर 0.5% और एडिशनल। तो एडिशनल कितना हुआ? 0.5%। सीलिंग कितनी हुई, लिमिट कितनी हुई? 3%। ये बात सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है ये वाली बात? तो ओके लिखो फटाक से। सभी को क्लियर है तो ओके लिखो। यहां तक बात क्लियर है तो ओके लिखो, फिर आगे बढ़ूंगा जल्दी। क्लियर है ये वाली बात? तो देखो, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं।
ये दो चीजें ही हैं जो आपको बस ध्यान में रखनी है। तीन चीजें कि 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन 2024 के लिए क्या रिकमेंडेशन दिया है राज्यों को, कि राज्य जो है वो मैक्सिमम लोन ले सकती हैं अपनी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3%, और अगर बिजली क्षेत्र में उनको सुधार करना है तो उनको एक्स्ट्रा 0.5% का लोन दिया जाएगा, एक्स्ट्रा 0.5% का। अब यहां पर आते हैं हम लोग, तो केंद्र सरकार ने 22 राज्यों को परमिशन दी कि वो 61,000 करोड़ रुपए इस साल जो है वो रेज कर सकते हैं, जो कि 3% से ऊपर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। फाइनेंस कमीशन ने बोला था ना, फाइनेंस कमीशन ने 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि 3% ही स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लोन दिया जा सकता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा लोन देने की जो है वो बात कर दी है। उसी को लेकर ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिला था। और एडिशनल बोरोइंग कैपेसिटी जो है वो स्टेट्स को ग्रांट की जाती है, किस पर्पस के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखो भैया, पेंशन तो देना ही पड़ेगा अधिकारियों को, पेंशन आप किसी की रोक नहीं सकते हो, तो पेंशन की जब बात आती है तब एक्स्ट्रा उठाया जा सकता है, क्योंकि भाई हमारी कंट्री के अंदर लोगों को जो है वो पैसा देना है, उन्होंने इतने सालों तक सर्व किया है, तो नेशनल पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट जो है वो करने के लिए पैसा एक्स्ट्रा बोरो करवाया जा सकता है। तो स्टेट जो है उनके पास पोटेंशियल है कि वो 1.43 लाख करोड़ रुपीस जो है वो उठा सकते हैं, रेस कर सकते हैं पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि पावर सेक्टर के सुधार के लिए, राइट, बिजली क्षेत्र के सुधार के लिए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं, एक्स्ट्रा 0.5%। तो ये वाली बात यहां पर इस तरीके से कही गई है, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तीन चीजें जो मैंने आपको बताई वो ध्यान में रखना, 3% जीएसडीपी का, 0.5%, और किसने रिकमेंड किया, 15th फाइनेंस कमीशन। रिपीट करो, किसने, 15th फाइनेंस कमीशन ने। तो ये अभी कभी याद हो जाना चाहिए। अब देखो, मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया हुआ था, आर्टिकल 293 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि एक राज्य अगर उसने ऑलरेडी लोन ले रखा है तो वो एडिशनल लोन नहीं ले सकती बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के। क्लियर? अब बताएंगे आप लोग कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या ये क्वेश्चन गलत लिखा है? क्या क्या लिख दिया आप लोगों ने, पहले कमेंट तो पढ़ लूं मैं। नो सर, मेरी हालत ठंड से खराब नहीं है, सब लोग बेड पर बैठे हैं और हम खाना भी बना रहे हैं। अरे वाह यार, क्या बात है मेरा, बहुत बढ़िया। बी, यही तो कंफ्यूजन था, यही तो मैं गलत करवाना चाहता था। आपने 1.43 लाख करोड़ रुपीस में ध्यान जरूर दे दिया है, बट आपने गड़बड़ कर दी भाई साहब। 1.43 तो किसके लिए था, रिकमेंडेशन पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए। और ये क्या लिखा है, स्टेट कैन ऑल्सो पोटेंशियली रेज, कैन ऑल्सो रेज, यहां क्या लिखा हुआ है कि एडिशनल बोरोइंग कैपेसिटी जो ग्रांट की गई है स्टेट को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के रिकमेंडेशन के तौर पर, तो 61,000 करोड़ पहला, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। गड़बड़ कर गए आप लोग। ये देखो, सेंटर ने 22 राज्यों को परमिशन दी कि वो रेस करें नियरली 61,000 करोड़ इस साल, और ये 3% से ऊपर उठ गया है। और 3% से ऊपर किसके लिए होता है, बताओ बताओ, 0.5% पावर सेक्टर के लिए। तो इस साल इन्होंने 61,000 करोड़ रुपीस ग्रांट किए हैं, राइट, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा जो होगा वो किसके लिए होगा, पावर सेक्टर के लिए होगा। ये देखो यहां पे लिखा है एडिशनल बोरोइंग, और यहीं पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर देके जो है वो कंफ्यूज कर दिया, और आप हो गए भैया। यही गेम है, अभी कभी पढ़ रहे हो उसके बाद भी गलत कर दिया। नहीं, दोनों ऑप्शन राइट हो ही नहीं सकते, पोटेंशियल अलग होता है और ग्रांट अलग होता है। ये क्या लिखा हुआ है, ग्रांटेड, ग्रांटेड जो है वो लिखा हुआ है। हाँ दीपेंद्र बोलो। पोटेंशियल अलग होता है और ग्रांट अलग होता है, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रांटेड, ग्रांटेड जो है वो लिखा हुआ है। हाँ दीपेंद्र बोलो। सर इसका पोटेंशियल अलग होता है और ग्रांट अलग होता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये डबल डबल आवाजें क्यों आ रही है भाई? अब दीपेंद्र मुझे उसमें टाइप करके लिख दो, मुझे लग रहा है मेरी डबल डबल आवाजें आ रही है। दोनों ऑप्शन राइट नहीं होगा। देखो कंफ्यूजन आपको कहां हुआ है, ग्रांटेड, ग्रांटेड मतलब दे दिया,
तो दे दिया ना भाई 61,000 करोड़। और पोटेंशियल कितना है? 1,43,000 करोड़ रुपए लेने का। समझे? क्लियर? क्लियर विद एवरीवन? तो ओके लिख दो, क्लियर विद एवरीवन। सर रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे। मेरे ख्याल से रविंद्र को कोई इशू आ रहा है, आई थिंक। रविंद्र एक बार ये अपना जो डिवाइस है ना उसको रीस्टार्ट कर लो आप। मेरे ख्याल से शायद कल भी आपको इशू जो है वो आया था। ऑलराइट, चलो लेट्स कंटिन्यू। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ये एवरग्रीनिंग क्या है? ये टर्म में क्या चीज छुपी हुई है? लोन से हमारा कर्जा, कर्जे की एवरग्रीनिंग मतलब कर्जा लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। यही है भैया। ये होता ये है कि बैंक में इन लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक के ऊपर जो है वो 500 करोड़ रुपए एक बैंक ने किसी को दिया, 500 करोड़। वो व्यक्ति चुका नहीं पा रहा है और बैंक को बचना है किससे? एनपीए से। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। भाई दिवालिया हो जाता है ना कई बार, लोग लोन लेकर जो है बैंक को चुकाते नहीं है, तो बैंक जो है वो लॉस में चला गया। अब पूरा गेम है बैलेंस शीट का। देखो बैलेंस शीट के आधार पर ही पूरी पिक्चर रहती है। ये बात आप सभी को पता है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये कौन दिखाता है? बैलेंस शीट दिखाती है। अगर कोई अकाउंट्स का स्टूडेंट होगा तो उसको पता है, नहीं भी है तो नॉर्मल सी चीज आपको पता है, ईयर एंड पे हम देखते हैं कि भाई कितनी इनकम हुई और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। उसको देखकर जो क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट में है लॉस में। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, अच्छी नहीं बोलूंगा मैं, ये थोड़ी धांधले वाली बाजी वाली टेक्निक है कि बैंक वाले लोग जो है वो क्या करते हैं अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए। जैसे किसी ने 500 करोड़ रुपए लोन लिया, वो लोन नहीं चुका पा रहा, इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहा, उसको बुलाते हैं, बोलते हैं भैया एक काम करो, लो 250 करोड़ रुपए और, लो 250 करोड़ रुपए और चुका दो, पुराना वाला चुका दो, पुराना वाला आधा चुका चुका दो, उसका इंटरेस्ट चुका दो, लो। तो इससे इनने क्या किया? इससे इन्होंने नया लोन जनरेट कर दिया। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसानदायक चीज है। पुराने लोन को भरने के लिए नया लोन। बैलेंस शीट में तो एक लोन क्लोज हुआ या एक लोन का इंटरेस्ट आ गया, बट ये भी शो हो गया कि भाई एक नया लोन जारी किया है। अब उसकी कहानी अगले साल, फिर वो भी नहीं दे पाया 750, तो उसको और 500 करोड़ रुपए लोन दे दिया जाएगा कि भाई पुराना बंद करा दे, नया ले ले चल। तो ये क्या हो रहा है? ये डेट बढ़ता जा रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है। और ये जो इंक्रीज होने वाली जो चेन होती है ये सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदायक होती है। और इसी को रोकने के लिए अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये काम कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रूल्स रेगुलेशन को मजबूत कर लिया, स्ट्रेंथन कर लिया है इस एवरग्रीनिंग ऑफ लोन को रोकने के लिए। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एवरग्रीनिंग ऑफ लोन जो है वो क्या होता है। क्लियर सभी को? कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट किसी प्रकार का कि लोन पे लोन, लोन पे लोन, और क्यों? बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए। ये लॉन्ग टर्म बहुत बेकार है। ये एक टेम्पररी इल्यूजन क्रिएट करता है, राइट? एक अस्थाई भ्रम पैदा करता है क्रेडिट वर्दीनेस का, कि हाँ भाई ये क्रेडिट वर्दी है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसके पास पैसा है, फंड्स है, बट एक्चुअल में उसके पास पुराना लोन क्लियर करने के लिए ही पैसा नहीं था, तो वो नया लोन ले रहा है और जानबूझकर बैंक प्रोवाइड करा रही है अपने आप को एनपीए से बचाने के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खतरनाक चीज है और इस चीज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रूल्स रेगुलेशन को मजबूत बनाया। दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। तो बता दीजिए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, और टॉपिक समझ में आ गया तो ओके लिख देंगे आप। कमॉन लिखो लिखो, ओके लिखो, बाकी लोग कहाँ चले गए? युवराज, बहुत देर से मैसेज नहीं आया आपका। बट वेरी गुड यार, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन कि आप जो है वो उठ रहे हो मॉर्निंग में और आप मेहनत कर रहे हो। बहुत बढ़िया। सल्यूट टू एवरी वन, एवरी फ्यूचर ऑफिसर्स। टेम्पररी इल्यूजन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, खास योग्यता का अस्थाई भ्रम। खाक सॉरी खाक, साख 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 योग्यता। चलिए,
टच स्क्रीन क्या होती है सभी को पता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि टच स्क्रीन क्या है। बच्चा बच्चा जानता है आजकल, मोबाइल की टच स्क्रीन टूट गई, बैंड बज गई, यही चलता रहता है आजकल। लोगों को टेंशन अपनी पढ़ाई की नहीं होती, लोगों को टेंशन होती है अरे यार मोबाइल की टच स्क्रीन टूट गई। अब सुनो, टच स्क्रीन भैया दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कैपेसिटिव और एक होती है रेजिस्टिव। क्या होती है? एक होती है कैपेसिटिव और एक होती है रेजिस्टिव। रेजिस्टिव रिपीट करो मेरे साथ, कैपेसिटिव रेजिस्टिव। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इस फोटो के अंदर? आपने टच किया, जो आज की टच स्क्रीन होती है जो आपके फोन में होगी, आप जैसे ही टच कर रहे हो तुरंत की तुरंत रिएक्ट करती है वो, है ना। इसमें इनपुट आउटपुट तुरंत चलता है। देखो ये टच किस पे ऊपर कर रहा है? कांच के ऊपर कर रहा है। आप एटीएम गए हो, एटीएम यूज किया आपने? कई बार एटीएम में आपने देखा होगा कि वो बटन जो रहते हैं टच स्क्रीन वाले, उसको दबाना पड़ता है, यानी कि टच स्क्रीन को दबाना पड़ता है, थोड़ा सा स्क्रीन अंदर घुसती है। जैसे ये आप देखो, ये उंगली लगा रहा है तो हल्की सी टच स्क्रीन फ्लेक्सिबल फिल्म थी, अंदर गई, तब जाकर उसने रिस्पॉन्स किया। तो ये वाली जो है ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। आज की डेट में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन में यही टेक्नोलॉजी चल रही है, क्योंकि क्विक रिएक्शन। भाई लोगों को स्क्रीन बस छूना है, हल्का सा इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो क्रिएट होगा और तुरंत वो काम करेगा। तो मजा उसी में आ रहा है। इसमें तो साला मतलब फील ऐसा अंदर दबाव, टू ही ऐसा लगता है कि भाई टच स्क्रीन रखी क्यों, बटन रख देता है इससे अच्छा तो। राइट, तो ये दो प्रकार की टच स्क्रीन बस होती है, इसके डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। प्रीलिम्स के लेवल का ये क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। तो टच स्क्रीन आजकल हर जगह पे हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जमाना ही उसका आ गया है। ये दो डिफरेंस क्या थे वो मैंने आपको फोटो के थ्रू जो है वो समझा दिया है। राइट, अब इसमें और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दो आप। नहीं शिवम, आपका एटीएम थोड़ा ना हो सकता है, एटीएम मशीन तो बैंक की होगी ना। आपका बैंक है क्या? वो एक मुझे न्यूज याद है, ये चोर जो थे कुछ, ये वो होती है ना पासबुक प्रिंट कराने की जो मशीन होती है, ये साले एटीएम मशीन समझ के चोरी करके ले आए। तो बोलते हैं चोरी करने के लिए भी नॉलेज की जरूरत होती है। बिल्कुल सही जवाब, कि क्यों हम लोग को कैपेसिटिव टच स्क्रीन का उपयोग जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसकी बेहतर इमेज क्लैरिटी है, सेंसिटिविटी है, ड्यूरेबिलिटी है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। दीपेंद्र शिवम निशा, वेरी गुड। कहाँ गए बाकी लोग? सब लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों इतना आलस आ रहा है सबको? गलत दो पर दो तो। एंटी कोल्ड फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन को बैन कर दिया है इंडिया ने। हम इंडिया में बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर कौन सी दवाई चलनी चाहिए, कौन सी नहीं चलनी चाहिए, कौन सी इंपोर्ट करानी है, कौन सी नहीं करानी है, वो कौन सा डिपार्टमेंट उसका ख्याल रखता है? सीडीएससीओ। याद रखना, सीडीएससीओ का काम क्या है? सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखने वाली है कि ये देखो, ये क्वेश्चन यहां पर होगा, ये देखिए, सीडीएससीओ यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सीडीएससीओ। तो इंडिया के अंदर इंडिया की ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है। राइट, राष्ट्रीय नियामक निकाय, किसके लिए? कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। राइट, और ये रिस्पॉन्सिबल है, देखती है कि इंपोर्ट हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, सेल्स हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारी कंट्री के अंदर, ये पूरी चीजें किस हद तक कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है, पूरा फैसला जो है वो सीडीएससीओ लेती है। यहां तक बात हुई क्लियर? अभी क्या हुआ है, सीडीएससीओ ने जो है वो बैन लगा लिया है एंटी कोल्ड फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन। अब ड्रग कॉम्बिनेशन क्या होता है? आप कई बार ऐसा होता है ना, खांसी सर्दी बुखार की एक सिंगल दवाई, ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते हैं। क्या? खांसी सर्दी बुखार की एक सिंगल दवाई, तो ये ड्रग कॉम्बिनेशन है। अब होता ये है, मैं आपको समझाता हूं इसमें तरीके की चीज, कि ये जो एंटी कोल्ड जो ड्रग है, ये छोटे बच्चों को दिया नहीं जा रहा, क्योंकि कई बार ये कॉम्बिनेशन ड्रग जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है छोटे बच्चों में। राइट, क्योंकि हर एक दवाई के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब बच्चे को अगर सर्दी है तो सिर्फ उसको सर्दी ठीक करने की दवाई दो, कॉम्बिनेशन ड्रग मत दो। कॉम्बिनेशन ड्रग दोगे तो दूसरा जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर, उसके चलते बच्चे को साइड इफेक्ट हो सकता है। राइट, तो ऐसा ना हो इसके लिए सीडीएससीओ ने उसको बैन कर दिया। इससे पहले ये यूएसए के एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको बैन किया था।
क्लियर? क्वेश्चन का आंसर बता दो भैया। रविंद्र स्क्रीन ऑफ यार। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सबकी होती तो मैं समझ पाता कि कोई गड़बड़ी जो है वो मेरे साइड से है, बट यहां से तो बिल्कुल क्लियर है। मुझे लग रहा है कि आपको एप्लीकेशन एक बार अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करनी चाहिए। बाकी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बी बोल रहे हो आप? हाँ बिल्कुल सही जवाब, बी इज द करेक्ट आंसर। शिवम, दीपेंद्र, मेघा, निशा, वेरी गुड। ऐप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया तो मेरा वीडियो आ गया। हाँ देखो, गीता ने बिल्कुल सही कर दिया, तो रविंद्र आप भी कर लो। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में आने के। नासा की टेम्पो सैटेलाइट हम लोग को देखने को मिलती है। टेम्पो टेम्पो, ये ऑटो वाला टेम्पो की बात नहीं हो रही है। टेम्पो का यहां पर फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। क्या है, मेरे साथ रिपीट करो, ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। तो ये नासा की टेम्पो सैटेलाइट हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखो इसके फुल फॉर्म में क्या चीज छुपी है। ट्रोपोस्फेयर, क्या हमने ज्योग्राफी में ट्रोपोस्फेयर पढ़ा हुआ है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, राइट, आयोनोस्फेयर, ये सब क्या हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में? यस। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली लेयर, राइट, उस वहीं पर ही पूरी एनवायरमेंटल, उसके नीचे पूरी एनवायरमेंटल एक्टिविटी होती है, राइट, कंप्लीटली। तो ट्रोपोस्फेयर में कितना एमिशन हो रहा है, कितना पल्यूटेंट रिलीज हो रहा है, उसको मॉनिटर करना। तो ये मान के चलो कि एनवायरमेंट में कितना प्रदूषण हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए नासा की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक सैटेलाइट है, टेम्पो सैटेलाइट, पल्यूशन को मॉनिटर करेगी, मेजर करेगी, चेक करेगी। यहां तक बात समझ में आई? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ऑब्वियस सी बात है, मॉनिटर कर रही है, दैट मींस अर्थ ऑब्जर्वेशन। इसको आई भी बोलते हैं, आई सैटेलाइट। ये देखती है, ऑब्जर्व करती है क्या चल रहा है क्या नहीं, इसका और कुछ काम नहीं होता। और ये आवरली मेजरमेंट प्रोवाइड कराएगी नॉर्थ अमेरिका के ऊपर पल्यूटेंट्स का, कि कितने प्रदूषक अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका नहीं, कॉन्टिनेंट की बात हो रही है यहाँ पर। अमेरिका के नॉर्थ एरिया की बात नहीं हो रही, पूरे कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हम लोग को कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है ना। तो पूरे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर हर एक घंटे की रिपोर्ट जो है ये देगी, हर एक घंटा, आवरली मेजरमेंट, कि हर एक घंटा मतलब बताती रहेगी कि कितना पल्यूटेंट रिलीज हो रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, राइट। इसमें हम लोग को कहां से कहां तक चीजें देखने को मिल रही, कनाडा, ऑयल सैंड्स जो है वहां से लेकर युकातन पेनिनसुला तक। तो देखो आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि ज्योग्राफिकली कोई भी अगर लोकेशन आती है तो तुरंत आपको अपनी दीवार पर देखना है जहां पर आपने वर्ल्ड मैप को लगाया हुआ है। तो आप दीवार पर देखिए, आप देखेंगे कनाडा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो राइट, नॉर्थ अमेरिका पे सबसे ऊपर कनाडा है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है। तो इन्होंने बोला कनाडा के ऑयल सैंड्स, अच्छा उसकी फोटो नहीं रखी मैंने शायद, ठीक है, कनाडा का ऑयल सैंड वाला भी एक एरिया हम लोग को कनाडा के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि मिड कनाडा मान के चलो, मिड कनाडा से लेकर युकाटन पेनिनसुला। तो ये है युकाटन पेनिनसुला, मैक्सिको के नीचे इस प्रकार से जो हुक हुक नजर आ रहा है ना, हुक टाइप का, ये युकाटन पेनिनसुला है। तो अब से अगर क्वेश्चन आएगा युकाटन पेनिनसुला के आसपास क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको कंट्री, ये याद रखना भैया। या बोल सकते हो कि मैक्सिको की टेल युकाटन पेनिनसुला है। ठीक है, लोकेशन क्लियर हो गई, तो इतने बड़े एरिया को कवर करेगा, एटलांटिक से पैसिफिक ओशियन पर भी अब वो करता रहेगा, मॉनिटरिंग जो है वो करता रहेगा। ये जियो स्टेशनरी, इसके अंदर ऑर्बिट में ये सैटेलाइट जो है वो चलेगी। ठीक है, बस इतनी सी चीज थी। अब बता दो जरा भैया इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। कम ऑन, जल्दी जल्दी, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, फट से क्वेश्चन पढ़ो और फटाक से आंसर दो।
बी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड दीपेंद्र, गीता, निशा, शिवम. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. मेघा आंसर करो आप भी. अच्छा मेघा जी तो वो खाना बना रही हैं. ठीक है, एग्जेम्प्टेड. और युवराज सो गए क्या? भैया ऐसा मत करना, पता लगे धीरे से दिखाने के लिए कि यार सर बस ऑनलाइन देख लें और अपन मस्त स्लो करके म्यूट करके मस्त सो रहे हैं. ऐसा मत करना भैया. पता लगे कि दिखाने के लिए कि हम अवेलेबल हैं बट हम एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है. ये ऐसा मैं कई बार करता था एग्जाम के समय पर. जब मम्मी मुझे पढ़ने के लिए सुबह उठाती थी 4 बजे, मैं सो जाता था बुक खोल के बैठा बैठा. या आप में से काफी सारे लोगों ने भी किया होगा. फिर ऐसा आके झापड़ पड़ता था ना पीछे से, जैसी मम्मी ने देख लिया कि ये सो रहा है, बस. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये बिहार के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है. एकदम से अगर आप इसको सिर्फ टाइगर का मुंह देखने की कोशिश करोगे ना, इसके कान बड़े कॉमेडी टाइप के दिखेंगे आपको, गोल गोल. बट वो एक्चुअली पीछे गाड़ी की लाइट है. तो एनीवेज, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये हम लोग को जो है वो बिहार के अंदर देखने को मिलता है. डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आज की डेट में ह्यूमन एक्टिविटीज को कम करने के चलते प्लस ग्रासलैंड बढ़ा दी है इन लोगों ने. राइट, इन्होंने ह्यूमन एक्टिविटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली ग्रासलैंड बढ़ जाएगा. यहाँ पर क्या होता था, जो बलुआ जो होता है ना, रेत, सैंड, सैंड की इलीगल माइनिंग होती थी, तो उसको उन्होंने रोक लगा दी, स्ट्रिक्टनेस कर दी. और ह्यूमन एक्टिविटीज कम होने के कारण यहाँ पर टाइगर की संख्या बढ़ गई है, ये बताया जा रहा है. इन्होंने सैंड और स्टोन माइनिंग के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया और बहुत ही इको सेंसिटिव जोन्स को बहुत लिमिट कर दिया. क्या हमने एनवायरमेंट में इको सेंसिटिव जोन पढ़ा हुआ है? रिवाइज करना है ये पूरी चीजें आपको. एनवायरमेंट में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने इको सेंसिटिव जोन्स कि कौन सी जोन्स होते हैं जहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती. हर एक चीज के लिए वहां पर परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से और मैक्सिमम चीजें बैंड रहती है. कुछ नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए चीजों को छोड़ दें, एक्सेप्शंस, तो बाकी सब चीज के ऊपर बैन लगा रहता है. 2014 में यहाँ पर 28 शेर हुआ करते थे और आज की डेट में 54 शेर जो है वो यहाँ पर हो गए. राइट, टाइगर्स. ठीक है, बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है. बताइए जरा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. नहीं, दीपेंद्र पूरा फुल एक्टिव है बिल्कुल एकदम. रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज स्पेशली लीगल माइनिंग. वेरी गुड, वेरी गुड दीपेंद्र, बी इज द करेक्ट आंसर. ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन. ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये ऑपरेशन किसका है और किस पर्पस के लिए है. क्या ये ऑपरेशन किसका है और किस पर्पस के लिए है? कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को एक न्यूज पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि यमन के जो हाउती मिलिटेंट्स है, याद आ रहा है, यमन के हाउती मिलिटेंट्स, इन्होंने रेड सी वाले एरिया पर कब्जा कर लिया. रेड सी मतलब मैप में देखो, ये है रेड सी वाला एरिया. यहां पर आप जाओगे तो देखो, यहां पर ऊपर आपको ईरान दिखाई दे रहा है, ईरान के बगल में अफगानिस्तान, उसके बगल में पाकिस्तान, ओ सॉरी, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और फिर हम लोग को इंडिया जो है वो देखने को मिलता है. राइट, तो ये चीज चलती है. तो इंडिया से अगर हम आए तो यहां पर अगर आप देखोगे इसके नीचे वाले एरिया पर तो आपको जिबूती नजर आएगा. ये देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ही है. जिबूती में हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम लोग को देखने को मिलता है. तो जिबूती में जो ये बीच वाला एरिया है, राइट, रेड सी बोल सकते हो आप, और ये वाला इस तरफ वाला एरिया, तो उसको जो है वो बीच वाला एरिया जो कनेक्ट कर रहा है वो है बाब अल मंडप स्ट्रेट. तो ये लोकेशन ध्यान में रखना, ये चीज आपसे पूछ सकते हैं ये लोग, बाब अल मंडप स्ट्रेट कहां पर है. तो आपको जिबूती ध्यान में रखना है कि जिबूती के पास है और रेड सी को कनेक्ट करता है ये. राइट, किस तरफ से? तो आप बोल सकते हो कि रेड सी को जो है वो इंडियन ओशन के वेग पर जो है वो कनेक्ट कर सकता है, या अरेबियन सी, यहां पर थोड़ी आगे चले जाओगे अरेबियन सी दिखाई देगी. तो बाब अल मंडप स्ट्रेट, तो ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखना. यमन और जिबूती के बीच में, ये दो चीज ध्यान में रखना. अब यमन के अंदर आपको ध्यान में आ रहा हो, हमने डिस्कस किया हुआ था कि हाउती मिलिटेंट्स यहां पर है. तो इन्होंने यहां से आने वाली जो शिप्स हैं, मर्चेंट शिप्स, सामान लाद के शिप्स ले जा रही थी, उनको रोक दिया. बहुत सारी शिप्स को जो है वो रोका गया, डिस्टर्ब किया गया, अटैक किए गए शिप के ऊपर.
तो इसको चलते यूके और यूएसए का हो गया दिमाग खराब। यूएसए ने बोला अब हम चलाएंगे अपना ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, यहां से हाउती को भगाएंगे, और यहाँ पे जितनी भी मर्चेंट शिप्स है जो अभी आज की डेट में इन्होंने काम धंधा बंद कर दिया, भैया काम धंधा बंद होगा तो पूरे दुनिया भर में सप्लाई चेन रुकने के चलते रहो चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई का सिंपल सा रूल है, भाई डिमांड ज्यादा है, सप्लाई अटक गई है, रुक गई है, तो क्या होगा, तो प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे, कीमत जो है वो बढ़ जाएंगी वस्तु की। ऐसा ना हो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्शन लिया। ये जो ऑपरेशन है ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, इसमें यूके और यूएसए दोनों मिलकर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो किसको काउंटर करने के लिए समझ में आ गया, हाउती, हाउती को काउंटर करने के लिए। इसमें इनिशियल जो था हाउती अटैक्स का फोकस जो था वो गाजा के अंदर हमस को सपोर्ट करने का था, फिर बाद में इन्होंने जो है वो रोक 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 दिया यहाँ पर शिप्स को बाब अल मंडेब स्ट्रेट में। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य, स्ट्रेट को जल डमरू मध्य बोलते हैं हम लोग। तो यूनाइटेड किंगडम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, राइट। और एच एम एस डायमंड जो है वो शिप है, नेवल शिप जो हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, वॉरशिप आप बोल सकते हो, ये यूके की है। और बाकी 3 यूनाइटेड स्टेट्स के डिस्ट्रॉयर्स, यानी कि 3 यूनाइटेड स्टेट्स की जो ये बड़े जहाज है, वॉरशिप्स जो है वो इसमें शामिल थी, राइट। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, और ये ऑपरेशन जो है वो किसका होता है, यूनाइटेड स्टेट्स का होता है। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी एक फोर्स जो है वो, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी जो है वो अपनी एक फोर्स जो है वो तैनात करती है इस क्षेत्र में, रेड सी वाले क्षेत्र में, रेड सी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये रेड सी वाला एक ऐसा एरिया, यहां से मैक्सिमम ऑयल जो है, ऑयल कंटेनर जो होते हैं वो मैक्सिमम यहां से जाते हैं, यानी कि तेल भर भर कर यहां से शिप जो है वो निकलती है। और इन पर अगर यहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो पूरे दुनिया भर में ट्रेड जो है अ, उसमें बड़ा इशू होता है, चीजें महंगी हो सकती है डिमांड सप्लाई के गैप के चलते। तो इसीलिए इसलिए यहाँ पर यूएसए और यूके जो है वो मिलकर ये ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, और मर्चेंट शिप्स को कोई भी असुविधा ना हो इस पर काम कर रहे हैं। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भैया। शायद क्लास भी ऑफ हो जाएगी फिर भी ठीक नहीं होगा। यार रविंद्र, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, क्योंकि देखो अगर होता सबके साथ तो हम समझ सकते थे कि कोई कॉमन टेक्निकल एरर है। सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया, बी 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 बी, बाब अल मंडप स्ट्रेट, गीता, दीपेंद्र, शिवम, निशा, वेरी गुड। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, गैलेफू स्मार्ट सिटी कहां पर है। तो गैलेफू स्मार्ट सिटी है भूटान में, ये चीज आप याद रखेंगे। इंडिया के नजदीक, यानी कि इंडिया बॉर्डर पर ही ये सिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडियन बॉर्डर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। और इस सिटी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी आसाम से होते हुए ये यहाँ पर बेसिकली कनेक्टिविटी जो है वो क्रिएट करेंगे, राइट। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की आसाम से होते हुए ये पूरा एक रूट जो है वो तैयार कर रहा है, राइट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू, गैलेफू। तो याद रखिएगा, बस इतनी छोटी सी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और भूटान के बारे में अगर मैं थोड़ी सी आपसे जो है वो चर्चा करूं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि भूटान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र है, जहां पर उनके राजा को हेड ऑफ स्टेट जो है वो कहा जाता है। राजा जो होते हैं तो वो राज्य का प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ स्टेट। और सरकार का प्रमुख जो है वो कौन है, वहां के प्रधानमंत्री, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट। और हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट है ऑनरेबल प्रेसिडेंट, है ना। और इस ये जो प्रोजेक्ट है गैलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इसमें ये प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाए बनाया जाएगा, इंडिया भूटान रेलवे लाइन जो है वो बनाई जाएगी। ये भूटान को म्यांमार से, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर से कनेक्ट करेगा। तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को आसाम के थ्रू कनेक्ट करने का ये एक प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। बताइए भैया क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। भैया यही तो गेम था, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। मुझे पता था ज्यादातर लोग इसमें बी आंसर मार्क कर देंगे।
बट डी करेक्ट है, डी। वज्रयान बुद्धिज्म और गंगर पुएंसुम, ये इसका हाईएस्ट पीक है। तो आपको शायद याद आ रहा होगा गाइस, हमने हीनयान, वज्रयान, महायान, ये बुद्धिज्म के अंदर डिस्कस किया था, लेसर व्हीकल, ग्रेट व्हीकल। तो देखो ऐसी चीजें अक्सर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जीएस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी स्टूडेंट जीएस की क्लास लेना चाहते हैं, आप जरूर लीजिए। 500 से भी ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस कंडक्ट कराई जाएगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल पर प्रिपरेशन होगी प्रॉपर, बिल्कुल ऐसा कि मजा आ जाएगा। करंट अफेयर्स तो आपका चल ही रहा है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी। 12 महीने का पूरा कोर्स है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और फीस क्या, मात्र 20 रुपए पर डे, 7,500 रुपीज एनुअल फीस है मात्र। और इसमें आपको ये सब फैसिलिटीज है वो मिल रही हैं। तो वेट किसका करना है भाई, 20 रुपए पर डे अपने करियर के लिए नहीं खर्च कर पा रहे हो तो क्या कर रहे हो फिर। वैसे तो मॉल्स में जाके लोग खर्चा इतना कर देते हैं, बट जहां काम की चीज आती है, लोग नॉलेज पर, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोग लोग नॉलेज पर स्पेंड जो है वो नहीं करते। मैं आज की डेट में, इवन मैं खुद कई बार काफी सारे वेबिनार्स अटेंड करता हूँ मॉनिटरी, मतलब पैसा देके। और वो जरूरी होता है, उससे आप सीखते हो यार चीजें। और जब सीखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो होता है, और ये तो बहुत जरूरी है आपके लिए, एकेडमिक्स के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो चलिए, अब मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जैसी क्लास खत्म, दीपेंद्र भाग गया भट्ट से, बोलते चलो अब सोने दो मुझे ही। दीपेंद्र और युवराज दोनों, उनने, मुझे लगता है कि मोबाइल साइड फेंका होगा, रजाई उड़ी होगी, बाय बाय, गुड नाइट। चलो ठीक है, हाँ, एक आधी घंटा रेस्ट करो, फिर अपन मिलते हैं अपनी जनरल स्टडीज की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।